गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के आगे का पार्ट। तो मैंने कल आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में बता दिया था और कौन कौन से टूल्स होते हैं उसके नाम बता दिए थे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने स्टार्ट कर दिया था। आज हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद का टॉपिक कवर करेंगे और आज आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टूल में आएंगे। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जहाँ पे एंजाइम आके क्या करता है, कट लगाता है। ठीक है, जितने भी एंजाइम होते हैं वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया से आइसोलेट किए जाते हैं और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही वो कट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। देखिए जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल पहले मैं दूंगी एक EcoRI की। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए EcoRI है ना। EcoRI क्या है, एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, EcoR मतलब कि EcoR जो नेम लिया गया है वो एक बैक्टीरिया से लिया गया। कौन सा बैक्टीरिया, एस्चेरिशिया कोलाई। सुना है आपने नाम, एस्चेरिशिया कोलाई। एस्चेरिशिया का यहाँ पे देखिए E लिया गया है और कोलाई का यहाँ पे CO लिया गया है। ठीक है, और R फॉर क्या होता है, R फॉर स्ट्रेन होता है। ठीक है, रफ स्ट्रेन की बात की जा रही है और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जितने भी एंजाइम जो कि मॉलिक्यूलर सीजर का काम करते हैं, डीएनए में मॉलिक्यूलर सीजर का काम करते हैं, कट करने का काम करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया से ऑब्टेन किए जाते हैं और उसी बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग इनका नाम दिया गया है और एक स्पेसिफिक साइट पे ही वो कट लगाते हैं। ऐसा नहीं कि डीएनए के किसी भी सीक्वेंस को कट कर दिया, ऐसा नहीं होता। वो स्पेसिफिक साइट पे ही क्या करते हैं, कट लगाते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है BAM-H1 जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो आपके बुक में NCERT में आपके सिलेबस में दिया हुआ है वही हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है BAM-H1। ठीक है, BAM-H1 मतलब कि BAM जो है, ठीक है, B फॉर बैसिलस हो जाएगा और AM का मतलब है अमाइलो लिक्विफेंस। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया है जिससे ऑब्टेन किया गया है ये एंजाइम और ये हमेशा कट लगाता है। BAM-H1 कट लगाता है किसके बीच में, G और G के बीच में। किसके बीच में कट लगाएगा, G और G के बीच में कट लगाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने सीक्वेंस लिख रखा है, सीक्वेंस दिया हुआ है GGATCC। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या हो जाएगा, CCTAGG, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए G और G यहाँ से ग्रीन से मैंने मार्क करके रखा हुआ है। ये BAM-H1 ये क्या कर रहा है, G और G के बीच में ही कट लगा रहा है। यहाँ से इसने कट लगाया, ये वाला पूरा सीक्वेंस गया, यहाँ से इसने कट लगाया, ये वाला पूरा सीक्वेंस गया। तो यहाँ पे देखिए BAM-H1 हमेशा अगर कट लगाएगा तो वो G और G के बीच में ही कट लगाएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद EcoRI में आएंगे। EcoRI की अगर हम बात करें तो EcoRI एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि कट लगाता है G और A के बीच में। ठीक है, A और G के बीच में, ये देखिए A और G के बीच में कट लगा रहा है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए A और G, यहाँ पे देखिए A और G के बीच में कट लगा रहा है। यहाँ पे भी देखिए नीचे वाले सीक्वेंस जो दिख रहा है इसमें भी A और G के बीच में कट लगा रहा है ना। तो ये EcoRI हमेशा A और G के बीच में ही कट लगाएगा और कहीं किसी सीक्वेंस में कहीं पे भी ये कट नहीं लगाएगा। ठीक है, तो ये हो गई एंजाइम की बात। अब इसके बाद हम जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये सारे जो एंजाइम दिए गए हैं इसका नेमिंग कैसे देते हैं। ठीक है, तो नेमिंग की प्रोसेस जो होती है उसमें कुछ रूल्स फॉलो किए गए हैं। तो नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का अगर हम नेमिंग देते हैं तो नेमिंग देने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे BAM-H1 तो B फॉर हो जाएगा बैसिलस, AM जो कि स्पीसीज है इसका अमाइलो लिक्विफेंस। ठीक है, और HI क्या हो जाएगा, H का मतलब होता है स्ट्रेन और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे EcoRI मैंने छोड़ के रखा है। यहाँ पे देखिए अगर किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अगर हम नेमिंग करते हैं तो सबसे इसमें 5 लेटर होते हैं। कितने लेटर होंगे, 5 लेटर, 1 2 3 4 5 लेटर है। ठीक, सबसे पहला जो लेटर होता है वो जीनस का होता है और जीनस जो होता है देखिए जैसे E है तो E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से बैक्टीरिया को, एस्चेरिशिया। ठीक है, एस्चेरिशिया और कोलाई। ठीक है, एस्चेरिशिया और C फॉर क्या हो जाएगा, कोलाई हो जाएगा। ठीक है, CO का मतलब है ये सेकंड और थर्ड। ठीक है, सेकंड और थर्ड आप देख रहे हैं, सेकंड और थर्ड, ये सेकंड और थर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोलाई को रिप्रेजेंट करेगा। देन उसके बाद R की अगर हम बात करें तो R का मतलब है स्ट्रेन।
अब ई को आर आई के कितने स्ट्रेन होते हैं? ई को आर आई का मतलब पता है आपको? ई को आर आई के एस्चेरिचिया कोलाई के कितने स्ट्रेन होते हैं? 2 स्ट्रेन होता है, एक होता है रफ स्ट्रेन और दूसरा क्या होता है? स्मूथ स्ट्रेन। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है यहाँ पे वो क्या है? रफ स्ट्रेन है। तो आर फॉर क्या हो जाएगा? रफ स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन, ठीक है। और फर्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी भी एंजाइम को आप देखेंगे, उस किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नेमिंग का जो रूल है, इसमें 5 लेटर दिए होंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पहला लेटर जीनस का है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है एस्चेरिचिया को, सी ओ का मतलब यहाँ पे दोनों लेटर लेंगे, दूसरा और तीसरा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, सी ओ मतलब कि कोलाई, आर फॉर स्ट्रेन, ठीक है, आर स्ट्रेन, और फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। और सबसे ज़्यादा जो एंजाइम यूज़ किया जाता है वो ई को आर आई ही यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बता दिया आपको ताकि याद रहे। फिर उसके बाद दूसरा भी है, जैसे बैसिलस एमाइलो लिक्विफेंस है, बाम H1 है, ठीक है। फिर उसके बाद है साल, ठीक है, स्टेप्टोमाइसिस एल्बस है, एस फॉर जीनस, पहला लेटर, स्टेप्टोमाइसिस एल का मतलब क्या हो जाएगा? एल्बस हो जाएगा। और हिंद सेकंड, ठीक है, हिंद सेकंड भी ध्यान दीजिएगा, ये भी यूज़ किया जाता है बहुत। यहाँ पे एच फॉर क्या हो जाएगा? हीमोफिलस, ठीक है, हीमोफिलस। और आई एन का मतलब, क्योंकि स्पीसीज का नाम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, तो यहाँ पे आई एन का मतलब क्या हो जाएगा? इन्फ्लुएंजा, ठीक है, आई एन का मतलब इन्फ्लुएंजा। तो इसका मतलब क्या हो गया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये ऑब्टेन किया गया है, उसके बेसिस पे इसकी नेमिंग दी गई है। और डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसके स्ट्रेन को, और सेकंड क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये नेमिंग कैसे दिया जाता है ये समझ में आया, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब आइए आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए यहाँ पे दिया है, कह रहा है ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोम सीक्वेंस इन द डीएनए, ठीक है। सभी जितने भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोम सीक्वेंस को। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म आ रहा है पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ठीक है, इन द डीएनए क्या आ रहा है? पैलिंड्रोम सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है उसको समझ लें पहले। देखिए पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब होता है एक ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, एक ऐसा सीक्वेंस जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीड करने पे सेम प्रोनाउंसिएशन करता है। क्या कहा मैंने कहा कि एक ऐसा सीक्वेंस जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब आप रीड करते हैं तो सेम प्रोनाउंसिएशन करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दूंगी, आपके एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, जैसे मलयालम, ठीक है, मलयालम लिखा हमने, ठीक है, मलयालम। तो यहाँ पे फॉरवर्ड इसको रीड करिए, ठीक है, मलयालम ही पढ़ेंगे, पीछे से रीड करिए मलयालम ही पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए लेवल है, लेवल आगे से रीड करेंगे तब भी लेवल पढ़ेंगे, पीछे से रीड करेंगे तब भी लेवल ही पढ़ेंगे। देन इसके बाद जैसे हिंदी में, ठीक है, इन हिंदी जैसे है जहाज, ठीक है, जहाज होता है, तो यहाँ पे जहाज की बात अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आगे से रीड करिए तब भी सेम रीड कर रहे हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, पीछे से भी सेम, ठीक है। और एग्जाम्पल दें तो जैसे मान लीजिए सिविक, ठीक है, आगे से देखिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोनाउंसिएशन करने में सेम प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो यहाँ पे पैलिंड्रोम सीक्वेंस वो सीक्वेंस हो जाएगा जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड रीड करने पे सेम आता है। जैसे एग्जांपल देखिए दिया हुआ है, इसी में लिखा हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है GAATTC, ठीक है, क्या है? GAA, यहाँ पे देख लीजिए GAATTC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा G बाइंड विथ C, A बाइंड विथ T, A बाइंड विथ T, T बाइंड विथ A, T बाइंड विथ A, और C बाइंड विथ क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सीक्वेंस पढ़िए ज़रा सा, फॉरवर्ड रीड करिए इसको, GAATTC आ रहा है, और पीछे से देखिए बैकवर्ड ही रीड करिए तब भी GAATTC आ रहा है ना। तो ऐसे सीक्वेंस जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीड करने पे सेम प्रोनाउंसिएशन देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसके आगे, जो मैंने कल रिकॉम्बिनेंट डीएनए बताया था, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में देखिए उसको सीक्वेंस के फॉर्म में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, और इसमें स्टिकी एंड्स भी हम बताएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो मैंने कल आपको पढ़ाया था वही चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, जैसे स्टिकी एंड्स वगैरह है, कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, कौन से सीक्वेंस को कौन क्या कट कर रहा है, सारी चीज़ें थोड़ा सा और डिटेल में है, ठीक है। आपको यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एक वेक्टर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना आ गया, एक वेक्टर डीएनए होगा और एक फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए मतलब अपना डिज़ायरेबल जीन, फॉरेन डीएनए कहिए या फिर डिज़ायरेबल जीन कहिए।
दोनों सेम चीज़ है। तो डिज़ायरेबल जीन या फिर फॉरेन डीएनए लेंगे और वेक्टर डीएनए लेंगे। वेक्टर डीएनए कहाँ से हमें मिलता है? होस्ट से, ई कोलाई से, ठीक है। तो वहाँ से हमने लिया और लेने के बाद क्या करते हैं, हम उसको कट लगाते हैं स्पेसिफिक साइट पे और कट करने के बाद दोनों को क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। और कंबाइन करने के बाद जब हम उसको ज्वाइन कर देते हैं तो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है, बस सीक्वेंस के साथ इसको दिखाया गया है। देखिए ये है वेक्टर डीएनए, है ना, वेक्टर डीएनए। फिर ये है फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए जिसको आप डिज़ायरेबल जीन भी बोलते हैं, डिज़ायरेबल जीन। अब इस डिज़ायरेबल जीन को कौन कैरी करेगा? वेक्टर डीएनए कैरी करेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर डीएनए का सीक्वेंस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे GAATTC और यहाँ पे CTT, ये सीक्वेंस है वेक्टर डीएनए का, ये फॉरेन डीएनए का सीक्वेंस है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, कट लगाना है, ठीक है। हमें कट करना है, वेक्टर डीएनए में भी कट करना है ताकि ये जाके इसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाए, और यहाँ पे फॉरेन डीएनए में भी कट करना है ताकि हमारा डिज़ायरेबल जीन ही हमारे पास आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एंजाइम हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर सीजर हम यूज़ कर रहे हैं इसको कट करने के लिए, वो क्या है? EcoRI, EcoRI है, ठीक है। अब EcoRI मैंने बताया था A और G और A के बीच में कट लगा रहा है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से कट किया हमने, यहाँ पे कट लगाया इसने, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ से ये कट हुआ। जब यहाँ से ये कट होता है तो ये पूरा पोर्शन चला जाएगा, कट होके यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए G के बाद यहाँ पे पूरा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कट होके रिमूव हो जाएगा। ये देखिए हो गया। अब नीचे आइए, यहाँ पे नीचे कट लगाएंगे तो ये G वाला जो पोर्शन है, ये G के बाद, मतलब यहाँ पे A के बाद जो पोर्शन है G वाला, ये क्या हो जाएगा, ये कट होके रिमूव हो जाएगा। ये सारा आपके NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब कट लगाते हैं तो दोनों साइड से जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं वो निकल के रिमूव हो जाते हैं, वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर अब ये हमने कट कर लिया तो ये हमारे पास जो जीन ऑब्टेन हुआ वो ये हुआ, ठीक है। ऊपर बचा सिर्फ G, क्योंकि G के बाद वाला जितना सीक्वेंस था वो निकल गया है, और नीचे बचता है CTTAA, क्योंकि यहाँ पे भी नीचे भी हमने मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल किया है, जिसमें क्या होता है, G आपका बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद फॉरेन डीएनए देखिए, फॉरेन डीएनए यहाँ पे G और A के बीच में देखिए कट लगा रहे हैं आप, तो यहाँ पे G और A के बीच में जब कट लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए A और G, ठीक है। A के बाद का जो G वाला है, G ये कट के निकल जाएगा, देखिए रिमूव हो गया, बाकी सीक्वेंस यहाँ पे बचा हुआ है। और फिर उसके बाद नीचे की तरफ जब कट लगाएंगे, ठीक है, G और A, G के बाद वाला देखिए जो सीक्वेंस है AATTC, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट के रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से ये गया, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ G बचता है, और यहाँ से क्या होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन गया जिसमें सिर्फ यहाँ पे G बचता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ से कट लगा है, जहाँ जहाँ से सीक्वेंस गए हैं। अब इसके बाद ये जो एंड है, ये जो एंड हमारे पास प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहेंगे, स्टिकी एंड। इट्स स्टिकी एंड्स। ये देखिए ये वाला जो है ये एंड क्या कहलाएगा, स्टिकी एंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताइए, स्टिकी एंड। स्टिकी एंड मतलब जहाँ पे क्या होंगे, दोनों आके आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, स्टिक कर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर इस पूरे हम सीक्वेंस को लेके आते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं इस तरह से, ये वाला AATTC G इसको ले आके इसके ऊपर रख दीजिए, तो A बाइंड विथ A मैच कर रहा है T के साथ, A मैच विथ T, फिर A मैच विथ T, फिर T मैच विथ A और T मैच विथ A, C और G तो है ही है ना। तो यहाँ पे देखिए स्टिकी एंड वो एंड होता है जहाँ पे आके क्या होगा, स्टिक करेगा, जो हमारा जीन है वो आके क्या करेगा, डीएनए का जो पोर्शन है वो आके क्या करेगा, स्टिक करेगा। तो ये स्टिकी एंड है। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों जीन को ले आना है और इस तरह से क्या कर देना है, आपस में ज्वाइन करा देना है। देखिए ऊपर वाला पोर्शन ये वाला और नीचे वाला ये वाला, ठीक है, दोनों आके क्या करेंगे, सीक्वेंस दोनों का मैच कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस है, ठीक है, दोनों सीक्वेंस मैच कर रहा है और दोनों आके क्या कर जाएंगे, ज्वाइन कर जाएंगे। और ज्वाइन करने के बाद देखिए डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन एट स्टिकी एंड, स्टिकी एंड पे ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद देखिए G और C यहाँ पे पहले से था, ये देखिए यहाँ पे आया जो हमारा फॉरेन डिज़ायरेबल जीन था वो AATTC TTAAG, ये आपका फाइनल क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हो जाएगा, बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, हम जब कट लगाते हैं तो कट लगाने के बाद कुछ सीक्वेंस वहाँ से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और रिमूव होने के बाद हमें स्टिकी एंड्स प्रोवाइड होता है। स्टिकी एंड्स पे ही क्या होते हैं, दोनों जो डीएनए है वो ज्वाइन हो जाता है, और ज्वाइन होने के बाद हमारा एक नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। तो इस तरह से पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन होता है। मैंने पहले इसलिए आपको बता दिया था, ठीक है, इजी वे में, ताकि आपके अंदर एक इमेज बन जाए कि क्या क्या होता है, ताकि ये चीज़ समझने में आपको ईजी लगे, है ना।
तो ये आपका था रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसमें मॉलिक्यूलर सीजर का इस्तेमाल होता है, किस तरह से ये लाइगेट होके ज्वाइन होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में बता दी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, व्हाट इज़ क्लोनिंग वेक्टर और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उसके होते हैं, क्या क्या फीचर होते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू।